नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जब एक पत्नी अपनी सहेलियों के बहकावे में आकर अपने पति को छोड़कर भाग गई तो पति ने लिया ऐसा बदला कि सभी देखते रह गए। शहर की गगनचुंबी ऊंची ऊंची इमारतों को देखकर, उनमें रंग बिरंगी लाइटों की जगमगाहट और सड़क पर चल रही छोटी बड़ी गाड़ियों की लाइन ऐसी लग रही थी जैसे दीपावली में सजाने वाली तोरण में जान आ गई हो और वह सुख बुगाहट के साथ आगे बढ़ती जा रही हूँ। गौरी ने अपने जीवन में पहली बार शहर का नज़ारा देखा था। वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती थी कि उसकी शादी उसके पिता राम सिंह जी ने अपने लंगोटिया यार प्रताप जी के बेटे रोहन के साथ करवा दी थी। लेकिन शादी के तुरंत बाद रोहन को शहर वापस जाना पड़ा क्योंकि वह एक कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर काम करता था। अगर वह समय पर कंपनी में अपनी हाजिरी नहीं देता तो कंपनी के मालिक को कई करोड़ का नुकसान हो जाता है। इसलिए उसने अपने पिता से कहा था कि उन्हें जब टाइम मिले वह उसकी पत्नी गौरी को उसके पास शहर में पहुंचा दे। गौरी ने कभी शहर में पैर भी नहीं रखा था, इसलिए वह अपने पति से मिलने से ज्यादा शहर को देखने के लिए उत्साहित थी। उसने जैसे ही शहर में प्रवेश किया उसे हर चीज नई और अद्भुत सी लगी। वह चीज जिस भी चीज को देखती उसका मुंह खुला का खुला रह जाता। लेकिन प्रताप जी ने उसे समझाया, बेटा ऐसे रोहन के सामने नहीं करना, वरना वह तुम्हें गांव की गवार समझकर तुरंत वापस मेरे साथ ही गांव भेज देगा। गौरी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन समझदार बहुत थी। वह अपने ससुर प्रताप जी की बातें अच्छी तरह से समझ गई। अब वह किसी भी काम को करने से पहले या किसी भी बात को बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेती तभी बोलती या कोई भी काम को करती, ताकि उसका पति रोहन कभी ये ना कहे कि उसने किस गवार से शादी कर ली है। प्रताप जी 2-3 दिनों तक अपने बेटे बहू के पास रहने के बाद वापस अपने गांव चले गए। उन 2-3 दिनों में ही उन्हें एहसास हो गया कि गौरी अब शहर के अनुसार अपने आप को ढाल लेगी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इतनी ज्यादा शहरी हो जाएगी कि गांव के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे। जब से गौरी गांव से शहर गई, लौटकर वह गांव वापस आई ही नहीं। इस बीच उसके मायके, ससुराल और रिश्तेदारी में कई शादियां हुई, कई अंत्येष्टि क्रियाक्रम हुए, लेकिन गौरी को किसी के सुख दुख से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जब भी परिवार या रिश्तेदारी में कोई कार्यक्रम होता और रोहन अपने साथ उसे भी चलने के लिए कहता तो वह कोई ना कोई बहाना बना ही देती, लेकिन वह गांव नहीं जाती थी। जब भी रोहन के माँ पिताजी को उनसे मिलने की इच्छा होती वे दोनों उनके पास शहर चले आते, लेकिन गौरी हरगिज नहीं जाती थी। और जब भी उसके सास ससुर उनके पास कुछ दिनों तक रहने के लिए आती, गौरी के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन होने लगता था। कभी कभी तो वह लड़ाई झगड़े भी करने लग जाती। गौरी के ऐसे व्यवहार से उसकी सास ससुर बड़े दुखी हो जाते हैं। उन्होंने गौरी से अपने बेटे की शादी इसलिए करवाई थी ताकि प्रताप जी और राम सिंह जी की दोस्ती भी बरकरार रहे, और गौरी को वह लोग बचपन से ही जानते थे। इसलिए उन्हें लगा गौरी अपने पिता की दोस्ती के रिश्ते का मान भी रखेगी और उसे दूसरी जगह जाना भी नहीं पड़ेगा, ताकि उसे कैसा घर मिलेगा इसकी चिंता उसके पिता को नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन गौरी इतनी स्वार्थी निकली कि ना ही तो उसकी सास ससुर ने सोचा था, ना ही उसके मायके वालों ने सोचा था। फिर भी उसने अपना बच्चा समझकर वे लोग ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, बस इसी आस में कि आज नहीं तो कल गौरी सुधर जाएगी। लेकिन वह सुधरने के बजाय दिन बे दिन बिगड़ती ही जा रही थी, क्योंकि उसे शहरी हवा जो लग चुकी थी। उसकी दोस्ती बड़े बड़े अमीर घरों की औरतों से थी, इसलिए गांव के लोग उसे गंवार लगते थे। वह आए दिन अपनी अमीर सहेलियों के साथ किटी पार्टी करती, महंगे हॉल में शॉपिंग करने जाती और एक से बढ़कर एक फैशन करती। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही बात ने घर कर लिया था कि उसके ससुर प्रताप जी ने कह दिया था कि उसे एकदम गांव की गवार जैसी नहीं रहना है, बल्कि रोहन के लायक शहरी स्टाइल में रहना है, वरना वह उसे तुरंत ही गांव वापस भेज देगा।
बस इसी बात को गलत साबित करने के लिए गौरी इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि उसे वापस आना मुश्किल हो गया था। वैसा सब अपने पति को खुश करने के लिए किया करती थी ताकि रोहन उसे गवाह ना समझे, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में वह कितने लोगों का दिल दुखा रही थी उसे पता ही नहीं चल पाया। गौरी और रोहन की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। रोहन गौरी से कहता कि अब हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन गौरी ने अपनी उन्हीं अमीर सहेलियों से सुन रखा था कि एक बच्चा पैदा होते ही औरत का फिगर खराब हो जाता है, जिसके कारण पति का प्यार कम होने लगता है। इसलिए गौरी को भी लगता अगर वह इतनी जल्दी बच्चा पैदा कर लेगी तो पता नहीं रोहन मुझे बिल्कुल ही गवाह ना समझने लगे। इसलिए वह रोहन की बात को टालती ही रहती, कहती अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है। रोहन चुप रह जाता, लेकिन जब उनकी शादी को पूरे 5 साल हो गए तो लोगों ने बात बनाना शुरू कर दिया कि आखिर किसमें कमी है, रोहन या गौरी में, जिन्हें बच्चे नहीं होते। अब तो लोगों ने सीधे रोहन को उसके सामने कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वही तो था जो समाज में लोगों के बीच जाता था, जो सुनना भी तो उसे ही पड़ता था। लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया था। लोगों के ताने अब रोहन को बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। इसलिए उसने एक दिन ऑफिस से आने के बाद गौरी से 2 टुक में बोल दिया कि गौरी, मुझे तो बच्चा हर हाल में चाहिए, लेकिन तुम क्यों मना कर रही हो? कि तुम्हारे अंदर ऐसी कोई कमी तो नहीं है जो बच्चा पैदा करने में बाधा उत्पन्न कर रही है? रोहन की ऐसी तीखी बातें सुनकर गौरी आग बबूला हो गई और दूसरे दिन उसने ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड रीना को बताया। तब रीना बोली, देख गौरी, आ गई ना तेरे पति अपने औकात पे, कर दी ना गवारों वाली बात। अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है जब इसे तेरे ऊपर बच्चा का दबाव डाल रहे हैं। अरे हमको देखो, हमारी उम्र पूरे 30 साल हो गई है तब हमने बच्चा पैदा करने के बारे में सोचा था। अभी तो तुम्हारी उम्र महज 26 साल ही हुई है। तुम चाहो तो अभी 4 साल और एंजॉय कर सकती हो। उसके बाद तो बच्चा हो जाने के बाद घर गृहस्थी और बच्चे से ही फुर्सत नहीं मिलती। फिर तो ऐसा लगता है जैसे उड़ते हुए परिंदे के पर काट कर किसी पिंजरे में कैद कर दिए हो। इसलिए मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें कैसे रहना है। अपनी सहेली की बातें सुनकर गौरी की तो मानो तन बदन में आग ही लग गई। उस दिन मैं पूरी तैयारी के साथ बैठी थी कि अगर उसका पति फैमिली प्लानिंग के बारे में अगर थोड़ी सी भी बात छेड़ेगा तो वह आज चुप नहीं बैठने वाली। उस दिन रोहन अपने ऑफिस से लेट आया। उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की और खाना खाकर अधिक थकान के कारण जल्दी ही अपने बिस्तर पर सोने चला गया। गौरी भी उस दिन अपने पति के साथ जल्दी जल्दी खाना खाई और बिना रसोई समेटे ही अपने पति के पास जाकर सो गई। फिर उन्होंने इधर उधर की बातें की। फिर बात ही बात में उसने कह दिया, तो गौरी, क्या सोचा तुमने फैमिली प्लानिंग के बारे में? रोहन का इतना कहना था कि गौरी रोहन पर बम की तरह फट पड़ी। उसने गुस्से में कहा, रोहन, मैं तो समझती थी कि तुम गांव में शहर में आकर कुछ आकर सीखते होगे, लेकिन लगता है तुम तो गवार के गवार ही रह गए। औरत के बच्चा पैदा करने की मशीन है जिसे जब चालू किया बस काम करना शुरू कर देगी। तुम समझते क्यों हो अपने आप को? क्या तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी? ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। रोहन, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हूँ तो मैं कल सुबह ही तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तो पहले से ही ऐसा सब बोलने के लिए तैयार बैठी थी। इसलिए उसने एक झटके में इतनी सारी बातें एक सांस में ही कह डाली। रोहन ने सोचा, गौरी गुस्से में यूं ही कह रही होगी, वह न तो ज्यादा पढ़ी लिखी है, ना ही इसे किसी काम का एक्सपीरियंस है, इसलिए इसने यूं ही धमकी दी होगी। लेकिन सुबह होते ही रोहन ने देखा गौरी कहीं भी नहीं है। फिर उसने सोचा कहीं घूमने गई होगी। जब रोहन ने सुबह नहाना धोना कर लिया फिर भी गौरी नहीं आई तो उसने सबसे पहले उसकी सहेली रीना को फोन लगाया। तो उसने कहा वह तो उसके घर नहीं आई है। फिर उसने अपनी जान पहचान के 2-4 लोगों को जिनके घर वह जा सकती थी
उनको फ़ोन लगाया, लेकिन जब सभी ने कहा कि गौरी उनके घर नहीं गई है तो उसकी चिंता बढ़ने लगी। उसने अपने पिता प्रताप जी को फ़ोन लगाया और सारी बातें बता दी। उधर प्रताप जी भी परेशान थे कि गौरी आखिर गई कहाँ। उन्होंने गौरी के पिता को फ़ोन लगाकर सारी बातें बताई और ये भी पूछा कि क्या गौरी उनके घर आई है, लेकिन उन्होंने भी ना में ही जवाब दिया। अब इधर गौरी के बारे में सोच सोच कर सभी लोग परेशान हो रहे थे और उधर गौरी गुस्से में अपनी सहेलियों को भड़काने से भड़क कर घर से तो निकल गई, लेकिन वे कहाँ जाए उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस वक्त उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आज उसे अफसोस हो रहा था कि अगर वह मायके जाती है तो अपने मायके वालों से क्या कहेगी कि जब तक वह सुखी थी तब मायके वालों को एक दिन भी याद नहीं किया और आज अपने पति से झगड़ा करके मायके में आकर बैठी है। उसी प्रकार ससुराल वालों से भी क्या कहेगी कि जब तक पति पत्नी अच्छे से रह रहे थे तब एक दिन भी ससुराल वालों की याद नहीं आई, और जब भी उसके सास ससुर उनसे मिलने आते वह कुछ ना कुछ बात को लेकर लड़ाई झगड़े करने लगती। और आज पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो ससुराल याद आ रहा है। उसे ये सारी बातें याद आ रही थी और वो अपनी गलती पर स्वयं ही शर्मिंदा हो रही थी। इसलिए उसने मायके या ससुराल जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया और ये सोचकर चुपचाप सड़क पर चली जा रही थी कि किस्मत जहाँ ले चली वहीं चली जाऊंगी। वह चलते चलते एक चाय वाले की दुकान के पास रुकी और एक चीर परिचित आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी। उसने अपनी गर्दन इधर उधर घुमाई, ये पता करने के लिए कि कौन है वह आदमी जिसकी आवाज उसके कानों तक सुनाई दी। उसने देखा उसके मायके के पड़ोस में रहने वाला रोहित नाम का लड़का था, जो उसके हर सुख दुख में उसका साथ देता था। उसने जब रोहित को देखा तो उसकी आंखों से बरबस ही आंसू की झड़ी लग गई। फिर उसने उसे आवाज लगाई, रोहित रोहित। रोहित अपना नाम सुनकर चौंक पड़ा, क्योंकि वह तो ऐसे लोगों के बीच में खड़ा था जहाँ उसे कोई नहीं जानता था। फिर उसे किसने आवाज लगाई ये सोचकर वह उसी की तरफ देखने लगा जिधर से आवाज आई थी। उसने देखा गौरी अकेली उसी की तरफ देख रही थी। वह चाय का कप लिए उसी के पास आ गया और आश्चर्य से पूछा, अरे गौरी, तू यहाँ क्या कर रही है? और तेरे पति क्या नाम है उसका? हाँ, रोहन कहाँ है? लेकिन रोहन ने जब ऐसे प्रश्न पूछा तो उसे फिर से रोना आ गया, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था तो कहीं ना कहीं उसे अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। रोहित ने जब उसे रोते हुए देखा तो वह हैरान रह गया। उसने गौरी से कहा, गौरी, सबसे पहले तुम कहीं अच्छी जगह पर चलो और शांति से बैठकर बात करते हैं। और रोहित इधर उधर एकांत जगह ढूंढने लगा। उसने देखा थोड़ी दूर पर एक छोटा सा पार्क है, वहां बैठने के लिए सीमेंट की कुर्सी लगी हुई है। उसने गौरी से कहा, चलो गौरी, हम वहां जाकर आराम से बैठकर बातें करते हैं। गौरी और रोहित दोनों वहां जाकर बैठे और बैठकर फिर रोहित बोला, हाँ गौरी, अब बताओ ऐसी क्या बात हो गई जो तुम अकेली दबी सुबह सुबह यहाँ घूम रही हो? इसके पहले तो तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि तुम एक बार भी मायके जाओ या ससुराल जाओ। ऐसा क्या हो गया? तब गौरी ने रो रो कर वह सारी बातें बताई जो उसके पति ने उससे कही और ये भी बताई कि उसकी सहेलियों ने उससे क्या कहा। रोहित समझ गया कि गौरी दूसरों के भड़काने पर भड़क गई है। उसने उसे कहा, देखो गौरी, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। मैंने तुम्हारा हर सुख और दुख देखा है, और तुम जिन सहेलियों के चक्कर में ना ही ससुराल से संबंध रखती हो ना ही मायके से, ये लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए हैं। उन्हें तुम्हारे सुख दुख के अच्छे बुरे से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। गौरी बोली, नहीं नहीं रोहित, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत कह रहे हो। मेरी सहेलियां ऐसी नहीं हैं। वे लोग तो बहुत अच्छी हैं। उन्हें लोगों ने मुझे शहरी रहन सहन के बारे में बताया है। मैं उन्हें जब भी कहीं अपने साथ चलने के लिए कहती हूँ, वे लोग इतनी अच्छी है कि अपने घर का सारा काम छोड़कर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो मुझे देखकर इतना तो अंदाजा लगा ही सकते हो ना कि मैं पहले कैसी रहती थी और अब मेरे पहनने ओढ़ने
और बोलने चालने में कितना अंतर आ चुका है। रोहित उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगा। तब गौरी उस पर चिढ़ते हुए बोली, अच्छा तो तुम भी मेरी मदद करने के बजाय मेरे ऊपर हंस रहे हो? ठीक है, तुम हंसते रहो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। कि अगर गौरी वहां से जाने के लिए उठ खड़ी हुई, तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो मेरी माँ, अब से नहीं हंसूंगा, लेकिन अब मैं जो कहने वाला हूँ उसे तू ध्यान से सुन। तो ये बता, तेरी सबसे अच्छी सहेली कौन है? गौरी ने कहा, रीना। ठीक है, रीना को फोन लगा। उसने कहा, मेरे पास उसका नंबर तो है, लेकिन मैंने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ दिया। अच्छा, तो नंबर क्या अपने आप लगा लेगी? मोबाइल तो साथ में लेकर आना चाहिए था बुद्धू। अरे, मैंने सोचा अगर मेरे पास मोबाइल रहेगा तो रोहन मुझे फोन लगा लेगा और मुझ तक आसानी से पहुंच जाएगा, और अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं अपनी सहेलियों को फोन लगाकर अपनी परेशानी उन्हें बता सकती हूँ। इसलिए मैंने उनका नंबर एक डायरी में लिखकर रख लिया। रोहित मन ही मन सोचने लगा, माँ बाप सास ससुर से बढ़कर इसके लिए इसकी सहेलियां हो गई, जो अभी 4 दिन पहले ही मिली है। वारे जमाने। लेकिन उसने उस समय उससे कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। उसने कहा, अरे वाह गौरी, ये तुमने बहुत ही समझदारी वाली बात की है। तुमने बहुत अच्छा किया कि अपनी सहेलियों का नंबर लाकर। अब एक काम करो, ये लो मेरा मोबाइल लो, और जो तुम्हारी सबसे ज्यादा पक्की सहेली है उसे फोन लगाओ और बताओ कि मैंने तुम्हारे कहने पर अपने पति से झगड़ा करके घर छोड़ दिया है। उनका कहना था, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अब हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में विचार करना चाहिए। मैं हमेशा यही बात सुनकर बोर हो गई थी, इसलिए अपना घर छोड़कर आ गई हूँ। क्या मैं तुम्हारे घर में 2-4 दिनों के लिए रह सकती हूँ? गौरी बोली, हाँ रोहित, क्या तुम मेरी सहेलियों की परीक्षा लेना चाहती हो? वे लोग 2-4 दिन तो क्या, मुझे 2-4 महीने भी खुशी खुशी रख लेंगे। रोहित बोला, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे दोस्ती की तो दाद देनी पड़ेगी। चलो लगाओ फोन फिर, देरी किस बात की? गौरी ने सबसे पहले अपनी प्रिय सहेली रीना को फोन लगाया और वही सारी बातें कही जो रोहित ने उसे बोलने के लिए कहा था। रीना ने जब गौरी की बातें सुनी तो वह माथा पकड़कर बैठ गई, लेकिन उसने गौरी से फोन पर कुछ नहीं कहा। बस इतना ही कहा, गौरी मैं अभी बिजी हूँ, क्या मैं तुझे थोड़ी देर बाद कॉल करूँ? गौरी बोली, नहीं रीना, मैंने घर से निकलकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्या मैं 2-4 दिनों के लिए तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? गौरी की ऐसी बातें सुनकर रीना का तो माथा ही ठनक गया। वो मन ही मन बुदबाई, अरे ऐसी मूर्ख को कौन मुसीबत मोल लेगा? उसने सोचा, अगर मैं कोई भी बहाना बनाती हूँ तो इस मूर्ख पर कोई असर नहीं होने वाला है। इसलिए उसने हेलो हेलो गौरी, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है कहकर फोन काट दिया। गौरी अपना सा मुंह लेकर चुप हो गई, लेकिन वह रोहित के सामने अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए फिर से अपनी कमजोरी को छुपाते हुए बोली, अरे मेरी आवाज उसे बराबर सुनाई नहीं दे पा रही थी, इसलिए ठीक से बात नहीं हो पाई। फिर रोहित ने कहा, कोई बात नहीं गौरी, तुम्हारी कोई दूसरी सहेली को फोन कर लो, शायद वह तुम्हें अपने घर बुला ले। गौरी ने फिर से चहकते हुए अपनी दूसरी सहेली स्नेहा को फोन लगाया। गौरी ने फिर से वही बात कही जो रीना से कही थी। स्नेहा ने भी बहाना बना दिया, कहा कि वे अपने पति और बच्चे के साथ कहीं घूमने जा रही है, 1 सप्ताह बाद लौटेंगे। गौरी ने फिर अपनी तीसरी सहेली को फोन लगाया। इस बार उसने वैसा नहीं कहा जैसा इसके पहले 2 सहेलियों से कहा था। उसने कहा, यार क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? उसने हंसकर कहा, अरे नेकी, और पूछ मैंने कभी तुझे मना किया है क्या जो आज पूछ कर आ रही है? तब गौरी ने वो सारी बात विस्तार से उसे कह सुनाई। उसने कहा, यार मुझे तो याद ही नहीं था गौरी, यार मेरे पति ने कहा था कि हमें ऑफिस की तरफ से टूर पर जाना है, इसलिए मुझे पैकिंग भी करनी है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मार्केट जाऊंगी और शाम तक हमें निकलना भी है। और सॉरी भी नहीं कहा और फोन काट दिया। गौरी ने एक और आखिरी बार कोशिश करने की सोची और अपनी चौथी सहेली को फोन लगाया और बोली, हेलो दिशा, आज का क्या प्रोग्राम है? उसने कहा, कुछ नहीं यार, दिन भर बोल लगता है, और तू बता
तेरा क्या प्रोग्राम है? चलो आज के चले। गौरी ने उसे वह सारी बातें बता दी जिससे पहले अपनी तीनों सहेलियों को बताई थी। वह उसने मन ही मन सोचा, अरे ये लड़की भी बड़ी मूर्ख है, ऐसी कोई घर छोड़कर जाता है भला। फिर उसने उससे कहा, यार गौरी, अभी अभी मेरे पति का मैसेज आया है कि उनके कंपनी में 3 दिनों के सेमिनार लगने वाला है। उसमें दूर दूर से गेस्ट आएंगे, तो कुछ गेस्ट हमारे घर पर ही रुकेंगे, इसलिए अभी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने भी फोन काट दिया। जब चारों सहेलियों ने उसे मना कर दिया, फिर भी वह रोहित के सामने अपने आप को मूर्ख नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, रोहित, मेरी सहेलियां ऐसी नहीं है, उनकी सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, इसलिए वह लोग मुझे अपने पास नहीं रख सकती। रोहित बोला, ठीक है, चलो आज तुम्हारी गलत फैमिली दूर कर देते हैं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। चलो तुम सभी सहेलियां जिसके घर बैठकर गप्पे लड़ाती थी ना, वही चलते हैं। आज वे चारों तुम्हें वहीं मिलेंगी। गौरी बोली, नहीं रोहित, सभी लोग बिजी हैं, उन्हें अपने अपने काम से फुर्सत नहीं है, तो वे कहाँ गप मारने बैठेंगी। रोहित बोला, अरे बाबा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी जीत और मेरी हार होगी। फिर तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। गौरी बोली, ठीक है, चलो मैं भी देखती हूँ। मेरी सहेलियाँ मुझे धोखा दे ही नहीं सकती, क्योंकि उन्हीं लोगों ने तो मुझे जीना सिखाया है, वरना गांव की जिंदगी भी कोई जिंदगी होती है भला। कि अगर वे दोनों वहां गए जिसके घर गौरी को लगता था कि वह लोग बैठे होंगे, देखा तो वास्तव में चारों सहेलियां वही बैठी थी। उनके साथ और 2 या 3 औरतें बैठी थी और सभी लोग केवल गौरी के बारे में बात कर रही थी। कोई कहता, गौरी वैसे भी कम पढ़ी लिखी है, गांव से आई है, शहर में आकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे गांव के लोग इंसान ही नहीं है। अरे उस मूर्ख को कौन समझाए, हम लोग भी तो गांव से ही आए हैं ना। कौन सा हमारा जन्म शहर में ही हुआ है, और इस शहर को शहर किसने बनाया? हमारे तुम्हारे जैसे गांव से आए हुए लोगों ही ना। फिर गांव वालों से इतनी नफरत क्यों? कोई कहती, अरे वह कह रही थी उसके ससुर ने कहा था कि रोहन शहर में रहता है, तो उसी के अनुसार शहरी स्टाइल में रहना। बस वही बात उस मूर्ख के दिमाग में बैठ गई है, इसलिए उसे शहर में रहने का ऐसा खुमार चढ़ा है कि उसने अपने गांव वालों से रिश्ते नाते ही तोड़ दिए, और भी उसके बारे में कई प्रकार की बातें करते और तालियां देकर ठहाका लगाकर एक साथ सभी लोग हंसते। उनका ऐसा हंसना गौरी के छाती पर वज्र का प्रहार जितना दर्द महसूस होता। तो उनकी ये सब बातें बाहर खिड़की के पास खड़ी होकर सुन रही थी, और अंत में उसकी सबसे प्रिय सहेली, जिसे वह अपना मन का सारा सुख दुख हर बात बताती थी, उसने कहा, ऐसे मूर्ख को तो ऐसे बड़े बड़े शहर में बुद्धू बनाकर आसानी से बेच भी सकते हैं। और सभी लोग फिर से ठहाका लगाकर हंस पड़े। उसकी ऐसी बात गौरी सुन नहीं पाई और आग बबूला होती हुई उसे लड़ाई करने के लिए जाने लगी। तभी रोहित ने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके चुपचाप वापस फांसी ले गया जहां उनका शिविर लगा था। दरअसल रोहित सरकारी डॉक्टर था और उनके 3 दिनों की ट्रेनिंग के लिए उसी शहर में बुलाया गया था। रोहित ने सोचा तो था कि वह गौरी से मिलने, लेकिन ना ही उसका फोन नंबर था ना ही एड्रेस, इसलिए उसने ये बात अपने दिमाग से निकाल दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जिसे दिल से चाहो वह भी बिना किसी स्वार्थ के याद करो वह मिल ही जाता है। बस वही इत्तेफाक हुआ। रोहित के साथ भी अचानक ही गौरी सामने से आकर मिल गई। फिर क्या था, रोहित ने अपने बड़े अधिकारी सर से निवेदन किया कि गौरी को वहां रुकने दिया जाए। उसने रुकने के जो चार्जेस लगेंगे रोहित ने अपनी जेब से भरने की बात कही, तो अधिकारी मान गए। लेकिन रोहित की पत्नी दिशा भी वही थी, क्योंकि वह भी डॉक्टर थी। रोहित ने जब गौरी की परेशानी उसे बताई तो वह नाक मुंह सिकोड़ने लगी, क्योंकि उसने भी गौरी के बारे में सुन रखा था कि शहर में जाने के बाद उसने ना ही मायके से रिश्ते नाते रखा है ना ही ससुराल से। गांव के सभी लोग उसे गंवार ही लगते हैं, इसलिए उसे लगा कि आज जरूरत पड़ने पर किसी चोर की तरह मुंह छुपाए इधर उधर घूम रही है। उसने गौरी से उसी समय कह दिया, अरे हम लोग भी तो गांव के ही गंवार हैं,
आज हमारे साथ रहते हुए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही क्या? फिर रोहित ने बात को संभालते हुए कहा, अरे ये तो तुम्हारी भाभी है, इसलिए मजाक कर रही है। और सभी लोग हंस दिए। लेकिन गौरी को उसकी बात बहुत बुरी लगी, परंतु वह कर भी क्या सकती थी। उसने भी थोड़ा सा मुस्कुरा दिया ताकि किसी को ये न लगे कि गौरी को दिशा की बात बुरी लगी। जब रात में सभी लोग खाना खाकर सो गए, तब थकान अधिक होने के कारण सभी लोग खर्राटे मारकर सो रहे थे, परंतु गौरी की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई कई प्रकार की बातें सोच रही थी। अगर वह वापस अपने पति के पास जाएगी तो वह भी वही कहेगा जो उसकी सहेलियों ने कहा, और अगर अपने मायके या ससुराल जाएगी तो वहां भी लोग वही कहेंगे जो दिशा ने कहा। अब वह जहां भी जाएगी उसे अपमानित ही होना पड़ेगा, और शादी के बाद तो लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। परंतु मैंने तो अपने सास ससुर के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है, और उनके साथ मैंने कभी सीधे मुंह बात भी नहीं की है। फिर वहां मुझे कौन इज्जत के साथ रहने देगा? जिसे दिशा ने यहाँ सबके सामने ताना मार दिया, वहां तो उनका अपना घर होगा। वहां तो वह लोग जैसी मर्जी मुझे ताने मार सकते हैं, लड़ाई झगड़े कर सकते हैं, जैसा मैंने उनके साथ किया था। यही सब सोचते सोचते गौरी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। फिर उसने सोचा, इन सबसे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, आत्महत्या। ये सोचकर गौरी रात के अंधेरी में वहां से उठकर चुपचाप जाने लगी। तभी एक गार्ड ने उसे जाते हुए देख लिया। उसने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने कहा उसे वहां बेचैनी हो रही है, थोड़ी देर खुली हवा में घूमकर वापस आ जाएगी। लेकिन जब गौरी को गए 2 घंटे से ज्यादा हो गए, तो उस गार्ड ने सोचा क्यों न मैं उसे देख कर आऊं, आखिर वह कहाँ रह गई। गार्ड ने कुछ दूर तक जाकर देखा, लेकिन उसे गौरी कहीं भी दिखाई नहीं दी। फिर वह वापस शिविर में आया और रोहित को छुपके से जगाया और उसे बताया कि गौरी को यहाँ से गए 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, तभी तक नहीं आई है। तो वह चुपचाप उसे ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूरी पर गया तो उसने सुना 2 लोग किसी चीज का सौदा कर रहे हैं। उसने उनकी बात रिकॉर्ड कर ली और देखा एक औरत गौरी को लेकर उनके पास जा रही है। उसने देखा बस अब गौरी उस आदमी के साथ कार में बैठने ही वाली थी कि तुरंत ही रोहित ने उसका हाथ पकड़ा और उसका मुंह बंद करके नीचे खींच दिया। और रात के अंधेरे में उस कार वाले को पता ही नहीं चला कि गौरी बैठी है या नहीं, क्योंकि रोहित ने कार का दरवाजा बंद कर दिया और वह औरत और वह आदमी भी तुरंत ही वहां से चले गए। गौरी ने रोहित को एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा और कहा, रोहित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहां से खींचकर लाने की? मैं अपनी नई दुनिया बसाने जा रही थी और तुमने मुझे फिर से उसी नर्क में धकेल दिया जहां से मैं निकलना चाहती थी। वह लोग मुझे दूसरे शहर में ले जाकर नौकरी देना चाहते थे, जहां मुझे मुफ्त में रहने और खाने की सुविधा दी जाती। मैंने उनसे कहा कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा उनके पास कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी बहुत से काम है, इसलिए मैं उनके साथ जा रही थी ताकि मुझे तुम्हारे पति के जैसे कोई और ताना ना मार सके। रोहित बोला, अरे मूर्ख, तू सच में मूर्ख है। तेरी सहेलियां तुझे मूर्ख कह रही थी ना, सच में तू मूर्ख है। वे लोग कौन थे तुझे मालूम है? ये ले सुन उन लोगों की सच्चाई। अच्छा हो गया सही समय पर मैंने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, और रात के सन्नाटे के कारण वह लोग थोड़ा धीरे धीरे भी बोल रहे थे, फिर भी समझ में आने लायक रिकॉर्ड तो हो ही गया है। गौरी ने जब वह रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें वह दोनों आदमी गौरी को खरीदने बेचने की ही बात कर रहे थे। उनका कहना था 25 से 30 वर्ष की औरत की तो मुंह मांगी कीमत मिलती है। बहुत दिन हो गए ऐसा माल हाथ नहीं लगा था, इस बार इस औरत को बेचकर तो माला माल हो जाएंगे। गौरी समझ गई वह औरत जो पिछले 2 घंटे से उसे बहन बेटी कह कहकर समझा रही थी, तो दरअसल उसकी रक्षक नहीं बल्कि भक्षक थी। गौरी ने उस रिकॉर्डिंग को सुना और फूट फूट कर रो पड़ी और रोहित के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी। रोहित बोला, देखो गौरी, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, तुम ऐसी रोती देख तुम मुझे भी रोना आ रहा है। मैं तो कहता हूँ इस बात की जिक्र ही मत करना अपने परिवार वालों के सामने, ताकि तुम्हारी इज्जत पर कोई उंगली ना उठा सके।
गौरी ने मन ही मन सोचा, रोहित आज भी उसकी कितनी परवाह करता है, और मैं स्वार्थी अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे किसी का प्यार ही नहीं दिखा। वह रोहित के साथ शिविर में गई और चुपचाप सो गई। दिशा को उसके बारे में पता ही नहीं चला। फिर सुबह होने पर सभी लोग जाग गए, लेकिन गौरी सोती रही। दिशा ने जब उसे उठाना चाहा तो रोहित ने उसे मना कर दिया और सारी बात बता दी, और ये भी बताया कि यहाँ से छुट्टी होते ही हम लोग सीधे अपने घर ना जाते हुए पहले गौरी के घर जाएंगे, ताकि रोहन उसे कुछ भला बुरा ना कहे। दिशा बोली, क्यों? अपने मन से घर छोड़कर आई है तो अपने मन से भी जाने दो। बचपन में तो तुमने इसका बहुत सपोर्ट किया, तो क्या इसकी जिंदगी भर सपोर्ट करती रहोगे? रोहित बोला, दिशा, हम डॉक्टरों को क्या सिखाया जाता है? प्राणियों की सेवा करना, जन कल्याण के कार्य करना। तुझे भी एक जन कल्याण ही समझ लो। फिर दिशा ने वहां बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा और हाँ कह दिया। जब रोहित और दिशा की छुट्टी हुई तो उनके साथ गौरी भी जाने के लिए तैयार हुई। रोहित बोला, गौरी, तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ। गौरी ने एड्रेस बताया। जैसी वह तीनों रोहन के घर पहुंची, रोहन रो रहा था और उसके मम्मी पापा उसे समझा रहे थे कि एक न एक दिन गौरी जरूर आएगी। बेटा चुप हो जाओ, बेटा धीरज रखो, हिम्मत से काम लो। वही गौरी के मम्मी पापा भी आंसू बहा रहे थे। उन्हें भी अपनी बेटी का चुपचाप घर छोड़कर चले जाना ठीक नहीं लग रहा था। अपने माता पिता सास ससुर को रोते बिलखते दुखी होते देख गौरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे पहले रोहन के पैरों में गिरकर माफी मांगी। फिर उसने अपने ससुर से माफी मांगी, फिर अपने माता पिता से भी माफी मांगी। और गौरी के आ जाने से सभी लोग खुश तो हुए, लेकिन उन्हें गुस्सा भी इस बात की थी कि इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसे घर छोड़कर जाना ये कहाँ की समझदारी है। गौरी के घर वापस आ जाने से रोहन ने ना ही उसे डांटा, ना ही मारा और ना ही प्यार किया, केवल मौन रहकर अपना गुस्सा जाहिर किया। अब गौरी जब भी रोहन से किसी बात के लिए पूछती तो हाँ या ना में जवाब देता, लेकिन उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं बोलता। उसका मौन रहना ही गौरी के लिए 100 बार मारने के बराबर लगता था। तब गौरी जब भी फैमिली प्लानिंग की बात करती, रोहन उसका कोई जवाब ना ही देता था। अब गौरी को अपनी जिंदगी नर्क के समान लगने लगी थी। गौरी ने रोहन को मनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह पहले की तरह उसे आत्ममिथ्या से नहीं मिल पाया और गौरी जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। इसलिए कहा गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।